तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एंड जीके ट्रिक्स में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पॉलिटी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, वैसे मैंने जितने भी अभी जो भी लेक्चर्स डाले हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड डाले हैं, बट आज हम पॉलिटी से रिलेटेड जो है वो टॉपिक करेंगे। इसका एक रीज़न है। आज जो तारीख है वो है 26 नवंबर 2025, और 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था हमारे। ठीक है, और इसी दिन को जो 2015 में गवर्नमेंट थी इंडिया की, उसने सेलिब्रेट करने के लिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह हम मनाते हैं। और इसी दिन मतलब जो गवर्नमेंट थी इंडिया की 2015 में, उन्होंने 125th बर्थ एनिवर्सरी जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सेलिब्रेट करने के लिए 26 नवंबर को जो है इस तारीख को चुना कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाने के लिए। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। कुछ आर्टिकल्स इसमें हमने इनैक्ट कर लिए थे। ठीक है, जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है या फिर इलेक्शन से रिलेटेड है। टोटल 15 आर्टिकल्स थे जो हमने इसमें अडॉप्ट कर लिए थे। वैसे जो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने इन्फोर्स किया था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। बट 26 नवंबर को हम अब कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने लग गए हैं या मनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी डे को क्यों हमने लिए, मतलब इसी डे को 26 नवंबर को क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं वो बताने के लिए, प्लस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उन सब चीज़ों पे मैं ये वीडियो बनाऊँ। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो पॉलिटी से रिलेटेड रहेगा, और क्यों हम 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं ये मैं बताऊंगा आप लोगों को, प्लस कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितना समय लिया था ये सब करने में। क्या हमारी कमिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने इसको बनाने के लिए, इतना जो हमारा बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, ठीक है, इतनी मेहनत से ये बना, ठीक है, उसको बनाने में कौन कौन सी कमिटीज़ का योगदान था, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, 1919 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, है ना, जिसे हम मोंटागो कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मोंटागो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, और जो कैम्पसफोर्ड थे वो वाइस रॉय थे। मोंटागो कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म्स, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, बहुत सारी कमियां थी। तो क्या था कि उन कमियों को समझने के लिए और परखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ साल बाद एक कमीशन भेजा जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, तो एक साइमन कमीशन आया 1927 में, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो प्रोविजंस थे 1919 के उसको रिवाइज कर सके, प्लस उनमें जो भी कमियां थी उनको ठीक करके। और क्योंकि हर 10 साल बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो रिवाइज करते थे इन एक्ट्स को, तो इसी वजह से एक साइमन कमीशन भेजा गया ताकि उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की कमियों को रिवाइज कर सके और फिर एक नया एक्ट वो लोग ला सके। साइमन कमीशन को बहुत ज़्यादा अपोजिशन झेलना पड़ा था इंडिया में, क्योंकि जितने भी मेंबर्स थे साइमन कमीशन के वो ऑल वाइट थे। ठीक है, जितने भी मेंबर्स थे वो सारे वाइट थे। तो इंडिया में इसका अपोजिशन इसलिए इतना ज़्यादा हुआ कि भाई तुम इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए कुछ बनाने के लिए जो भी कमियां थी दूर करने के लिए भेज रहे हो, और एक भी मेंबर यहाँ पे इंडियन है ही नहीं, सारे वाइट है। उनको क्या पता चलेगा वाइट मेंबर्स को कि इंडिया में लोगों को क्या चाहिए। तो इस वजह से इसे बहुत ज़्यादा अपोजिशन झेलना पड़ा था। तो क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा अपोजिशन झेलना पड़ा था, तो हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स चिढ़ गए, है ना, कि भाई इतना अपोजिशन हो रहा है, हमने तो तुम्हारे लिए बना के भेजा है साइमन कमीशन और ये देखेगा ये सब। तो ब्रिटिशर्स चिढ़ गए और उन्होंने बोला कि अगर तुम इतना ही जानते हो कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा या क्या चाहिए इंडिया को आगे, लोगों के लिए मतलब रूल करने के लिए, तो तुम ही बता दो कि भाई हम क्या करें। ठीक है, तुम एज इंडियंस ही बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक बर्किन हेड थे, लॉर्ड बर्किन हेड। ठीक है, लॉर्ड बर्किन हेड, उन्होंने चैलेंज किया
कि इंडियंस को ही अब बनाने देते हैं कि वॉट, मतलब इंडियंस को ही, इंडियंस तुम ही बता दो अब कि हमें क्या करना चाहिए, कि तुम्हें किस तरह से हम लोग रूल करें, क्या क्या प्रोविजंस होना चाहिए, नेक्स्ट एक्ट कैसे बनेगा। तो लॉर्ड बर्किनहेड ने चैलेंज किया और उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जो बर्किनहेड ने दिया था, मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री थे, उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की 1928 में। इसमें उन्होंने एक प्रोविज़न ऐड किया कि एक ऐसे हमें असेंबली बनानी चाहिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, वैसे तो ये पूर्ण स्वराज की ही मांग थी एक तरह से, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला था कि स्वराज्य हमारा गोल है, स्वराज्य मेन है। तो लेकिन क्योंकि लॉर्ड बर्किनहेड ने चैलेंज किया था कि तुम ही बता दो इंडियंस कि हमें किस तरह से एक्ट बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए, तो एक नेहरू रिपोर्ट बनाई मोतीलाल नेहरू ने 1928 में। इस रिपोर्ट को, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि काफ़ी कमियां थी इस रिपोर्ट में, और इससे इस आगे मतलब लागू नहीं किया गया चीज़ों में। फिर सबसे पहले जो डिमांड थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, मतलब जो वर्ड था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सबसे पहले यूज़ किया गया बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और वर्ड भी इन्हीं के द्वारा यूज़ किया गया था 1934 में। तो फर्स्ट टाइम डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पुट बाय मानवेंद्र नाथ रॉय इन 1934। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि इनके बाद आईएनसी जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसने भी एक खुद के सेशन में, आईएनसी के सेशन में डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की 1935 में। ठीक है, तो एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए जो हमारा संविधान गठित करेगी, और फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने एक सेशन में, आईएनसी के सेशन में 1935 में डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू साहब ने डिमांड रखी कि हाँ, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। ठीक है, डिमांड बाय जवाहरलाल नेहरू कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, और एक हम फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया का। ठीक है, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बोली। जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए हमारी, ठीक है, एक तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड होनी चाहिए, मतलब जो लोग हैं ना इंडिया के, वो इलेक्ट करें उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, उस टाइम तक जो था ना वो क्या था कि इलेक्शंस तो होते थे, जैसे प्रोविंसेस थी, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस थी, उनमें इलेक्शंस होते थे, या सेंट्रल लेजिस्लेचर में इलेक्शंस होते थे, बट वो डायरेक्टली नहीं होते थे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे। और वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे ना, उसमें भी बहुत कम लोगों को हक था पार्टिसिपेट करने का इलेक्शंस में। ठीक है, उसके भी कुछ प्रावधान थे कि भाई कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि जिनके पास एक पर्टिकुलर एजुकेशन है, ठीक है, एक लेवल के एजुकेटेड लोग हैं, फिर या फिर क्या है कि कुछ प्रॉपर्टी वो लोग ओन करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वो लोग ओन करते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का जो लोग हैं वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वही वोट दे सकते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोला कि 1938 में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड है, इंडिया के लोग डायरेक्टली इलेक्ट करके उनको भेज रहे हैं, ना कि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। और प्लस जो ये चीज़ है कि कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट्स हैं, जैसे कुछ जो प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं पर्टिकुलर, या कुछ एजुकेटेड है, वो ना हो, और यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिले। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या बात बोली कि एक तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारी वो डायरेक्टली इलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और एक दूसरी बात कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो भी लोग हैं इंडिया के उन सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए इस असेंबली को इलेक्ट करने के लिए, ना कि भाई प्रॉपर्टी बेसिस पे या एजुकेशन के बेसिस पे जो वोटिंग राइट्स है वो मिलने चाहिए। ठीक है, लेकिन इनकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ, सॉरी वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, फिर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया 1939 में, जर्मनी ने ब्रिटेन पे अटैक कर दिया था। ठीक है, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि ब्रिटेन पे दबाव पड़ा, प्रेशर बढ़ा, बाकी के जो ब्रिटेन के साइड के नेशंस थे उन्होंने दबाव डाला, जैसे यूएस वगैरह ने, कि भाई आप लोग इंडियंस को भी शामिल करो वॉर में। ठीक है, हमें ज़रूरत है इंडियन सोल्जर्स की भी। तो उस प्रेशर में, ठीक है, ब्रिटेन ने क्या किया कि क्योंकि उनको इंडियन सोल्जर्स चाहिए थे,
तो वो लोग एक ऑगस्ट ऑफर लेके आए। क्या लेके आए? एक ऑगस्ट ऑफर लेके आए, जो कि उस टाइम के वॉइस रॉय थे, वॉइस रॉय लिन लिथगो। ठीक है, वॉइस रॉय लिन लिथ गो। ठीक है, वॉइस रॉय लिन लिथगो एक ऑगस्ट ऑफर लेके आए, जो कि एक प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस था डिमांड का। क्या कि एक तो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड का और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनाने की डिमांड का। ठीक है, तो ऑगस्ट ऑफर आया गया एक 1940 में, जो कि एक प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस था, कोई रिटर्न एक्सेप्टेंस नहीं थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। एक प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस थी कि हाँ इंडियंस, तुम हमारा साथ दो वर्ल्ड वॉर टू में, और हम तुम्हें जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म होगा तो तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर दे देंगे। ठीक है, और डोमिनियन स्टेटस भी दे देंगे। अब ये डिमांड भी एक प्रिंसिपल डिमांड थी, ठीक है, एक्सेप्टेंस थी, तो इस वजह से फिर इंडियंस को वर्ल्ड वॉर टू में शामिल किया गया। अब 1942 में इस डिमांड को, जो अगस्त ऑफर में प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस थी, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की, उसे ऑफिशियल करने के लिए, ठीक है, एक क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्रिप्स मिशन का ये प्रोविजन था कि हम लोग इंडियंस तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे, प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बना के देंगे, अगर जो है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ आते हैं तो, और इसको, इन प्रोविजंस को एक्सेप्ट करते हैं तो। उस समय की क्या दिक्कत थी कि मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो सेपरेट नेशन की डिमांड कर रहे थे, डैट इज़ पाकिस्तान की। तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन की उसको एक्सेप्ट नहीं किया प्रोविजंस को, और इस वजह से क्रिप्स मिशन फेल हो गया। ठीक है, क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, और यहाँ जो वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड, वो अधूरी रह गई। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन था उसमें 3 लोग को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था, और उस टाइम ब्रिटिश जो पीएम थे वो थे विंस्टन चर्चिल, और उन्होंने 3 लोगों को भेजा क्रिप्स मिशन में। वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे कि क्रिप्स मिशन में कौन कौन से मेंबर्स थे, और फेल क्यों हुआ ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया डिमांड को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के या उसके, उनको सेपरेट नेशन चाहिए था, इसलिए क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्रिप्स मिशन फेल। ठीक है, अब क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर टू भी खत्म हुआ और गवर्नमेंट चेंज हुई ब्रिटेन में। ठीक है, अब नए प्राइम मिनिस्टर बने ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली। तो अब ब्रिटेन पे क्या प्रेशर भी बहुत पड़ रहा था दूसरी जो कंट्रीज थी उनको, कि इंडिया को इंडिपेंडेंट करो आप। इस वजह से अब भेजा गया सेकंड कैबिनेट मिशन। ठीक है, और उस टाइम जो पीएम थे वो कौन थे? क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली पीएम थे ब्रिटेन के, और सेकंड कैबिनेट मिशन भेजा गया, और सेकंड कैबिनेट मिशन ने एक्सेप्ट कर ली डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए। तो डिमांड फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू द सेकंड कैबिनेट मिशन। अब क्योंकि डिमांड एक्सेप्ट हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए, तो अब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्शंस तो हुए, लेकिन इलेक्शंस जो हुए वो हुए इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए, जो जवाहरलाल नेहरू डिमांड कर रहे थे 1938 में, उस हिसाब से डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए। इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उनमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो जितने भी ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस थे ना, ठीक है, जो गवर्नर्स प्रोविंसेस थे, वहाँ के जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जैसे फॉर एग्जांपल आज के जो हमारे प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शंस होते हैं, उसमें जितने भी हमारी स्टेट्स की विधानसभा हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो एमएलएज होते हैं। ऐसे ही सेम उस टाइम जो प्रोविंसेस थे वहाँ के जो मेंबर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस में, जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे। तो एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शंस था। और जो मेथड था इलेक्शंस को करवाने का वो क्या था? तो जो मेथड था वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, क्या था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये मेथड था इलेक्शंस का। आज भी जो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं उसमें यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लोकसभा के जो हमारे इलेक्शंस होते हैं ना, जो लोकसभा के प्रेजेंट में जो हमारे इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, उसमें यूज़ किया जाता है मेथड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। क्या मेथड यूज़ किया जाता है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसमें कुछ नहीं होता, एक सीट के लिए 2 उम्मीदवार लड़ते हैं, जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो आगे बढ़ जाता है, और जिस उम्मीदवार को कम वोट्स मिलते हैं वो पूरी तरीके से वहाँ से हट जाता है।
ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि कितने परसेंटेज के वोट मिले हैं, जिसको उम्मीदवार को जितने ज़्यादा वोट वो जीत जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में परसेंटेज को हम लोग गिनते हैं कि कितना वोटिंग परसेंटेज है, ठीक है। तो जो आज की जो प्रेसिडेंट जो इलेक्शंस होते हैं हमारे, उसमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज़ होता है, जो कि उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस में यूज़ हुआ था, ठीक है। अब जो टोटल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो थे 389। कितने मेंबर्स थे? 389, ठीक है। ये सब जितना भी मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, ठीक है, और कितने मेंबर्स डिसाइड हुए थे, ये सब सेकंड कैबिनेट मिशन के तहत डिसाइड हुआ था। तो टोटल मेंबर्स थे 389 इन टोटल। और एक इंपॉर्टेंट बात कि भाई 10 लाख लोगों पे, 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीट एक्वायर करेगा। देखिए 1 मेंबर ऑन 1 मिलियन पॉपुलेशन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, ठीक है। अब ये सीट्स का बंटवारा किस तरह से होगा? तो सीट्स का बंटवारा इस तरह से होगा कि 389 जो टोटल मेंबर्स है उनमें से 296 तो आएंगे ब्रिटिश इंडिया, मतलब प्रोविंसेस से, जो हमारी प्रोविंसेस थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, तो वहाँ से 296 मेंबर्स आएंगे, ठीक है। 93 मेंबर्स आएंगे प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स मतलब रजवाड़े, जो कि एग्रीमेंट ऑफ सुजरेंटी के अंडर थे ब्रिटिशर्स के, ठीक है। उस टाइम का जो भारत था, अखंड भारत, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी जो डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में थे, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स मतलब रजवाड़े, जो कि राजाओं के कंट्रोल में थे और इनडायरेक्टली कंट्रोलेबल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो एग्रीमेंट ऑफ सुजरेंटी के अंडर थे, ठीक है। अब ये जो 296 जो थे ना, ये जो ब्रिटिश इंडिया से मतलब डायरेक्ट प्रोविंसेस से आते थे, इसमें 292 तो जो थे वो गवर्नर प्रोविंसेस से थे, इलेक्ट होके आने थे। और 4 जो थे ना वो चीफ कमिश्नरेट से आने थे, ठीक है। कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस भी हुआ करती थी। अब ये जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि राज्यसभा के इलेक्शंस में, ठीक है, कुछ लोग यूटीज से आते हैं, दैट इज़ यूनियन टेरिटरीज से, है ना, रिप्रेजेंटेशन है यूटीज को भी पार्लियामेंट के इलेक्शंस में, और बाकी के लोग जो आते हैं वो स्टेट से आते हैं। ऐसे ही जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे वहाँ से लोग आने वाले थे, और बाकी 292 के प्रोविंसेस से आने वाले थे इलेक्ट होके। जो 4 चीफ कमिश्नरेट प्रोविंसेस थी उन्हें हम कैसे देखते हैं? उन्हें हम इस तरीके से देख सकते हैं, ए बी सी डी। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। तो ये 4 चीफ कमिश्नरेट प्रोविंसेस थी जहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट होके आने थे, अपार्ट फ्रॉम दीज 292 जो प्रोविंसेस से आने वाले थे, ठीक है। अब इनको कैटेगरी में अच्छा एक और चीज़, ये जो 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से आने वाले थे ना, ये नॉमिनेटेड होने वाले थे, ठीक है, ये नॉमिनेट होके आने वाले थे। अब जो कैटेगरी थी तो वो ऐसे डिवाइडेड थी, ये रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड थी, ठीक है। ये जो कैटेगरी थी रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड थी। किस तरीके से थी कि 210 सीट्स जनरल को डिवाइड होंगी, 78 मुस्लिम्स को मिलेंगी और 4 जो हैं सिख्स को मिलेंगी, ठीक है। इस तरीके से डिवाइडेड थी। अब इलेक्शन हुए और इलेक्शन क्या है, रिजल्ट में क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत प्राप्त हुई और टोटल 208 सीट्स वो जीती 389 सीट्स में, ठीक है। सबसे बड़ी पार्टी जो थी जिसने बहुमत हासिल करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जिसने 208 सीट्स जीती। दूसरी जो बड़ी पार्टी थी आईएनसी के अलावा वो थी मुस्लिम लीग, उसने 73 सीट्स जीती थी। जिन्ना को यहाँ पे बहुत शौक लगा था कि इतनी सी सीट्स हम लोग जीत पाए कि हमारा काम नहीं चलेगा। सेकंड कैबिनेट मिशन में जब मुस्लिम लीग मान गई थी, मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग ने मानी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए क्रिप्स मिशन में, लेकिन सेकंड कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग मान गई थी और वो चुनाव करवाने को तैयार हो गई थी, क्योंकि जिन्ना को लगा था कि हाँ हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ जीत प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब रिजल्ट्स आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस के सेकंड कैबिनेट मिशन के थ्रू जो फॉर्म होने वाली थी, तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बहुमत प्राप्त हुई थी, 208 सीट्स। इनफैक्ट वहाँ से भी उम्मीदवार जीते थे जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट करती थी, वहाँ भी कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। तो जिन्ना को क्या बहुत ज़्यादा एक सेटबैक सा लगा था और मुस्लिम लीग सिर्फ 73 सीट्स ही जीत पाई थी। इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार थे निर्दलीय, वो 8 जीते थे, ठीक
ठीक है, जो निर्दलीय थे वो 8 सीट्स जीते थे, और 7 डिफरेंट पार्टीज थी, अलग अलग पार्टी थी, उनकी सबकी एक एक सीट आई थी, ठीक है, 1 सीट 1/7 डिफरेंट पार्टीज। ये इस तरह से हमारे रिजल्ट्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे, ठीक है। तो अब इन रिजल्ट्स का क्या असर रहा? रिजल्ट्स का ये असर रहा कि भाई मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किए इलेक्शंस, ठीक है। मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिया इन रिजल्ट्स के बाद, ठीक है। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कुछ और फैक्ट्स हम इसमें देख लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो इलेक्ट होके आए थे ना, सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो इलेक्ट होके आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो यूनाइटेड प्रोविंस से आए थे, 55 मेंबर्स, ठीक है, जो प्रोविंस से आए थे। यूनाइटेड प्रोविंस आज का क्या है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। सबसे ज़्यादा मेंबर्स इसी से इलेक्ट होकर आए थे, डैट इज 55 मेंबर्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकेंड जो प्रोविंस थी सबसे ज़्यादा मेंबर जहाँ से आए थे वो थी मद्रास, 49 मेंबर्स। और जिस प्रिंसली स्टेट से सबसे ज़्यादा मेंबर्स नॉमिनेट किए गए थे वो थी मद्रास, दैट इज 11 मेंबर्स। अब रिजल्ट के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब इस डे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। सबसे पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। ये जो इन्होंने बनाया गया था ये फ्रेंच प्रैक्टिस के थ्रू बनाया गया था कि जो सबसे बुजुर्ग या सबसे, ऐसे कहते हैं ना कि ओल्ड मेंबर होता है, ओल्डेस्ट मेंबर, उसे जो है यहाँ पे टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया फर्स्ट मीटिंग में, दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा को। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दूसरा है कि टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? तो फ्रैंक एंथनी। एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम लोग ये तो याद कर लेते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी, फर्स्ट जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। लेकिन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे फ्रैंक एंथनी। ये एक एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, ये एक एंग्लो इंडियन थे, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट, टेम्पररी प्रेसिडेंट है सच्चिदानंद सिन्हा, फर्स्ट टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट है फ्रैंक एंथनी। टोटल 207 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, 207 मतलब 389 मेंबर्स में से सिर्फ 207 मेंबर्स ने फर्स्ट मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। इसका कारण मैंने आपको ऊपर बता दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इलेक्शंस को या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिया था, ठीक है। अब जो इनॉग्रेशन था वो आचार्य कृपलानी ने किया था, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे कहते हैं ना भाई, किसी घर वर का उद्घाटन होता है, कुछ होता है तो पंडित जी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख लेना कि आचार्य पंडित जी ने इनॉग्रेशन किया था। 9 वुमेन मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट मीटिंग में। वैसे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि टोटल 15 वुमेन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, 15 वुमेन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसमें आप लोग एक दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, ठीक है, एक दो इसमें इंपॉर्टेंट नाम याद रखना। 15 मेंबर्स थी वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एक तो सरोजिनी नायडू का नाम आप लोग याद रखना, जो कि हमारी फर्स्ट गवर्नर भी थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरी एक नाम इंपॉर्टेंट है वो है एनी क्रिसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट नहीं, एनी बेसेंट तो होम रूल लीग या उनसे एसोसिएटेड है। जो फर्स्ट वुमेन मेंबर थी किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसने प्रिसाइड किया था सेशन को, इंग्लिश इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को, वो एनी बेसेंट थी। ये थी एनी क्रिसेंट, ठीक है, एनी क्रिसेंट। ये जो एनी क्रिसेंट थी ना, ये नॉमिनेटेड मेंबर थी एक प्रोविंस से, ठीक है। एनी क्रिसेंट एक नॉमिनेटेड मेंबर थी किसी प्रोविंस से। तो वो आप लोग ये दो नाम याद रखना, एक तो सरोजिनी नायडू, एक एनी क्रिसेंट। तो 9 वुमेन मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में, और मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फर्स्ट मीटिंग से रिलेटेड, इनको ध्यान से देख लेना आप लोग। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि सेकेंड मीटिंग जो हुई थी ना वो 10 दिसंबर को हुई थी। एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये कि भाई सेकेंड मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी? तो सब लोगों ने 11 दिसंबर मार दिया था। नहीं, 11 दिसंबर को थर्ड मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सेकेंड मीटिंग जो हुई थी वो 10 दिसंबर को हुई थी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 10 दिसंबर को हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि कुछ ज़्यादा यहाँ पे हुआ नहीं था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर को। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उनके अलावा जो 2 वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे वो थे HC मुखर्जी
और वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वीटी कृष्णमाचारी ये जयपुर से थे, ये जयपुर से थे और ये एक नॉमिनेटेड मेंबर थे। ठीक है, क्योंकि रियासती जयपुर प्रिंसी स्टेट था, तो वहाँ से वीटी कृष्णमाचारी को चुना गया था। तो प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट्स थे एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो थर्ड मीटिंग में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो वाइस प्रेसिडेंट्स थे जो थर्ड मीटिंग में जो चुने गए थे वो थे एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एक चुने गए थे, वो थे बी.एन. राव, बेनिगल नरसिंह राव। बेनिगल नरसिंह राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इसलिए चुना गया था क्योंकि इन्होंने बर्मा, जो प्रेजेंट डे म्यांमार है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बर्मा। ठीक है, इन्होंने बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इसलिए इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुना गया था कि एक तरह से आप जो है होता है ना, आप जो है ड्राफ्ट प्रिपेयर कर दो। ठीक है, ताकि ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये एक तरह का बना के दे दें हमको। तो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे बी.एन. राव। तो थर्ड मीटिंग में आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी, 11 दिसंबर को हुई थी। परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट्स एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी को चुना गया था। ये वीटी कृष्णमाचारी को आप टीटी कृष्णमाचारी से उसमें कंफ्यूज मत करना, एक हम आगे नाम देखेंगे। ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उनके एक मेंबर हैं टीटी कृष्णमाचारी, उससे कंफ्यूज मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे था कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किए गए बाय जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाएंगे, क्या हमारे एम हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कि भाई हम देश को किस पद्धति से चलाएंगे। ठीक है, हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे देश को चलाने के लिए, तो हम किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, क्या हमारे एम है, वो सब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया 13 दिसंबर को 1946, पास ये हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ प्रावधान हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने रखने की कोशिश करी। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि इंडिया, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है, उसे हम कैसा बनाएंगे? इंडिपेंडेंट। ठीक है, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, मतलब किसी भी दूसरे देश का, किसी भी दूसरी ताकत का दखल नहीं होगा। हम अपने जितने भी डिसीजन है वो बिल्कुल, एक होता है ना, खुद के इच्छा से, आज़ादी से लेने में कामयाब रहेंगे या लेने में सक्षम है और रहेंगे। इसका मतलब होता है सॉवरेन, संप्रभु। तीसरा होता है रिपब्लिक। ठीक है, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ये एक एम था कि भाई हम इंडिया को इंडिपेंडेंट, हमारी कंट्री को, नेशन को इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक बनाएंगे। ठीक है, सॉवरेन का मैंने आपको मतलब बता ही दिया, संप्रभु, कि भाई किसी दूसरी ताकत का दखलंदाजी नहीं होगी हमारे डिसीजंस में, हम अपने डिसीजंस को लेने की संपूर्ण रूप से आज़ादी रखेंगे। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो कि प्रेसिडेंट होता है, वो इलेक्टेड होता है। ठीक है, वो इलेक्टेड होता है, और आप लोगों को पता ही है हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इलेक्टेड है, भले इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो बट इलेक्टेड है, उसका मतलब होता है रिपब्लिक। ठीक है, तो इंडिया को किस तरह क्या बनाएंगे? इंडिपेंडेंट, सॉवरेन, रिपब्लिक। फिर दूसरी बात कि भाई हम लोग जो है वो जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, जो लोग हैं, पीपल हैं, उनको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे तीनों लेवल्स पे, डैट इज सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, तो हम लोगों को जस्टिस देंगे, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ये आपको प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक जो है प्रोविजन आपको मिल जाएगा कि टू प्रोवाइड जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल टू पीपल। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही लिया गया है। फिर हमने क्या कहा? फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बोला गया कि जो स्टेट्स हैं, जो इंडियन स्टेट्स हैं, जो उस टाइम प्रोविंसेस हुआ करते थे, उनको हम किस तरह से रखेंगे? तो उनको हम, जो स्टेट्स और सेंटर के बीच है, वो एक फेडरेशन रहेगा। ठीक है, फेडरल रहेंगे स्टेट्स।
फेडरेशन का मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट्स में पावर बटी हुई होती है, ठीक है। पावर बटी हुई होती है मतलब सेंटर को एक लिस्ट दी जाती है, उस पर सेंटर अलग तरीके से कानून बनाता है, और स्टेट्स के पास एक लिस्ट होती है, उसमें स्टेट्स अपनी तरीके से लॉ बना सकते हैं। तो फेडरेशन का मतलब होता है कि पावर बटी हुई रहती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। तो हम अपना जो इंडिया है उसको फेडरेशन बनाएंगे, ठीक है। और जो रेसिडुअरी पावर्स होगी ना, रेसिडुअरी पावर्स का क्या मतलब होता है कि जो हमारा लिस्ट है ना, ठीक है, हमारा जो 7 शेड्यूल है उसमें लिस्ट दी हुई है, ठीक है। और वो लिस्ट क्या है कि भाई एक है फेडरल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो फेडरल पे कानून जो है वो हमारा सेंटर बनाता है, ठीक है। स्टेट लिस्ट पे कानून जो है स्टेट बनाती है, और कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते हैं, ठीक है। अब एक होती है चौथी लिस्ट, दैट इज रेजिडुअरी लिस्ट। रेजिडुअरी लिस्ट का मतलब ये हो गया कि भाई ऐसे जो कानून है, मतलब ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है और कुछ नया आ जाए, जैसे सपोज करिए सोशल मीडिया पे कोई कानून बनाने की बात हुई, तो वो जो नई चीज़ आएगी ना, नया जो आएगा, उस पर जो है स्टेट्स कानून बनाएगी, मतलब रेजिडोरी लिस्ट पे स्टेट्स कानून बनाएगी। प्रेजेंट टाइम में रेजिडोरी लिस्ट सेंटर के नीचे है, सेंटर कानून बनाता है रेजिडोरी लिस्ट पे, बट उस समय स्टेट्स का बोला गया था। उस समय स्टेट्स का इसलिए बोला गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, ताकि मोहम्मद अली जिन्ना को जो है वो मनाया जा सके, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को मनाया जा सके कि नहीं, हम स्टेट्स को भी अच्छी खासी पावर दे रहे हैं, ऑटोनॉमी दे रहे हैं, तो आप जो है अलग देश मत बनाओ, हमारे साथ ही ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और क्या इसमें प्रोविज़न था, और एक प्रोविज़न था कि भाई इसमें क्या क्या, मतलब जो हमारी इंडिया है, जो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, नेशन की, एज अ नेशन जिसे हम इंडिपेंडेंट सॉवरेन और रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, उसमें कौन कौन शामिल होगा, ठीक है। तो उसमें कौन कौन शामिल होगा, पहले तो जो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस हैं, है ना, वो, ठीक है। फिर सारे प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, वो। फिर कोई अदर टेरिटरी जो इंडिया एक्वायर करेगा, ठीक है, या फिर ऐसे भी जो टेरिटरीज हैं जो एक्वायर्ड हैं पहले से ही, जैसे गोवा वगैरह, ठीक है, और वो ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे साथ, वो इन सब उसमें शामिल होंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे। एक और आप रेजोल्यूशन देख लेना कि भाई जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, या जो SC ST हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनके भी जो हैं उत्थान के लिए ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिनको उनको भी आगे बढ़ाया जा सके, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाए जाएंगे, उनके उत्थान के लिए बनाए जाएंगे। तो ये जो था, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किए थे, ठीक है। इनमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो थे वो बता दिए हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे, यही कहा जाता है कि इन्होंने प्रियम्बल का रूप लिया था आगे जाके, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रियम्बल थोड़ा अलग है। प्रियम्बल हमने ज़्यादातर जो है USA के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, प्लस प्रियम्बल के जो हाँ, कुछ ऐसे कह सकते हैं आप, कुछ परसेंटेज जो है प्रियम्बल का, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्रियम्बल में लिया गया है कि जो पावर है ना, जो पावर है मेन जो डिराइव होगी वो कहाँ से होगी, पीपल से। क्योंकि आप प्रियम्बल में एक लाइन सुनेंगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व, और आगे, बट जो, तो इसमें से क्या हुआ कि जो पावर है ना, जो मेन शक्ति है इंडिया को गवर्न करने की, वो लोगों में है, वो पीपल में है। पीपल में क्यों है, क्योंकि पीपल में ऐसे है कि पीपल अपनी पावर जो है, लोग अपनी पावर जो है वो इलेक्शंस के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं अपने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो फिर आगे हमारा देश चलाते हैं। तो जो सोर्स ऑफ पावर है, जो सोर्स ऑफ पावर है वो लोग होंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें थी। अब हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कमिटीज़ कौन कौन सी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। तो टोटल जो कमिटीज़ थी वो थी 22, इसमें से 8 मेजर थी, बाकी माइनर थी। 8 जो मेजर है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर कुछ माइनर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, कमिटी फॉर प्रिंसली स्टेट्स, वर्किंग ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, और कमिटी टू एग्जामिन स्पेशल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब के चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। लेकिन उस समय क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में ही बन गई थी, तो जो चेयरमैन थे इन जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के,
वो थे जवाहरलाल नेहरू। याद कैसे रख सकते हैं कि जहाँ पे यूनियन वर्ड आपको दिखेगा ना, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, एग्जामिन ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह का जहाँ भी आपको दिखेगा तो आप जवाहरलाल नेहरू पे ही टिक करना। प्लस यही इसको याद करने का तरीका, ये यूनियन वर्ड जहाँ भी दिखे तो चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि थर्ड जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 11 दिसंबर को, तो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट चूज किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट होगा, तो प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है कि घर का मुखिया है ना, एक तरह से। आप याद करने की मैं आपको ट्रिक टाइप इसमें बता रहा हूँ कि आप कैसे याद करें कि कौन कौन सी कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर थी। कि राजेंद्र प्रसाद जो थे मुखिया थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब जो हम इस तरह से देख सकते हैं इसको रिलेट करके, जो घर का मुखिया होता है ना, तो उसके घर के मुखिया के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी कमिटीज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर थी। जैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो घर के रूल्स हैं, घर के रूल्स कौन बनाता है, घर का मुखिया वही बनाता है। तो ऐसे ही यहाँ के मुखिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी उनके अंडर थी। ठीक है। स्टेयरिंग कमेटी थी उनके अंडर थी, कि भाई घर की स्टेयरिंग किसके हाथ में होती है, हेड के हाथ में। वो जिस तरफ चाहे वो घुमा सकता है कि हाँ भाई इस तरफ चलना है, इस तरफ नहीं चलना है। ठीक है। तो स्टेयरिंग कमेटी के कौन थे, चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर एक एडहॉक कमेटी थी नेशनल फ्लैग पे, कि भाई इस किस तरह से होगा हमारा नेशनल फ्लैग, कब हम इसे अडॉप्ट करेंगे, इस तरह से जो भी वो थे। उस एडहॉक कमेटी के हेड भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। तो मैंने आपको लर्न करने की ट्रिक भी यहाँ पे आसानी से बता दी है कि जो हेड होता है फैमिली का, वो ही ये सब चीज़ें डिसाइड करता है। तो ऐसे ही हम ये देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वही जो प्रेसिडेंट होगा वही तो रूल्स डिसाइड करेगा। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब एक वर्किंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वर्किंग कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके चेयरमैन बनाए गए थे जीवी मावलंकर। ठीक है। उसके चेयरमैन बनाए गए थे जीवी मावलंकर। अब एक इंपॉर्टेंट नाम आता है हमारे जहन में जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ते हैं, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उनके अंडर बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज जो है हमने उनको सौंपी थी। ठीक है। सबसे पहली जो थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ऊपर हमने देखा कि प्रिंसली स्टेट से जो रिलेटेड थी वो जवाहरलाल नेहरू संभाल रहे थे, और जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी ना, जो प्रोविंसेस के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करेंगे वो देखेगी, वो कमेटी सौंपी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब एक कमेटी बनी थी कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो फंडामेंटल राइट्स से, माइनॉरिटीज और ट्राइब्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, ठीक है, उनको देखने का काम, या फिर उनमें एंड में क्या डिसीजन लिया जाएगा कि भाई फंडामेंटल राइट्स में क्या होगा, माइनॉरिटीज़ में क्या होगा, और ट्राइब्स से रिलेटेड क्या भाई क्या प्रोटेक्शन के उनके प्रोविजंस हैं, क्या प्रोविजंस हैं उनको उनके उत्थान के लिए, वो सब जितने भी होगा ना एंड में, वो सब सरदार वल्लभ भाई पटेल ही डिसाइड करेंगे। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये जो कमेटी थी जो कि फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ या ट्राइब्स के बारे में देखेगी, इसमें बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा काम था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बोला कि भैया अब मेरी एज हो गई है तो इतना काम मुझे मत दो। तो उनके काम को आसान करने के लिए, एक सब कमिटीज़ बनाई गई इन्हीं पे। ठीक है। तो सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के हेड किसको बनाया गया, चेयरमैन जेबी कृपलानी। जो सब कमेटी के थे फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे वो जेबी कृपलानी थे। माइनॉरिटी जो सब कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ के हेड थे एच सी मुखर्जी को बनाया गया। एच सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, अभी हमने देखा था। और ट्राइब्स के लिए जो थे 2 लोगों को चुना गया था एज चेयरमैन। असम जो रीजन था नॉर्थ ईस्ट का, जो पूरी जितनी भी नॉर्थ ईस्ट आज आप देखते हैं अलग अलग जो डिवाइडेड है, मणिपुर, मिजोरम वगैरह में, उस टाइम पूरा नॉर्थ ईस्ट एक तरह से असम ही हुआ करता था। ठीक है। तो असम को जो ट्राइब्स के लिए जो देखा जाएगा वो गोपीनाथ बरदोलोई को बनाया गया। और रेस्ट ऑफ इंडिया जो बाकी जो भारत बचा था, तो एवी ठक्कर को हमने यहाँ पे बनाया गया। तो इन लोगों ने ये जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का काम आसान कर दिया था। ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार देख लेना। कि भाई सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स जेबी कृपलानी, माइनॉरिटीज एच सी मुखर्जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ट्राइबल कमेटी असम में गोपीनाथ बरदोलोई संभाल रहे थे, और रेस्ट ऑफ इंडिया का संभाल रहे थे एवी ठक्कर। ठीक है। कुछ अब मैंने आपको बताया था लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बता दूंगा मैं, माइनर जो कमिटीज़ हैं।
अभी हमने 7 मेजर कमिटीज़ पढ़ी हैं, ठीक है। अभी तक हमने 7 मेजर कमिटीज़ पढ़ी हैं, है ना। एक और मेजर कमिटी रह गई है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट माइनर कमिटीज़ हम पढ़ लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी एक है, वो के एम मुंशी जी संभाल रहे थे, ठीक है। याद कैसे रख सकते हैं कि भाई मुंशी जी जो बिजनेस का काम देखेंगे, व्यापार का काम कौन देखता है? मुंशी जी, ठीक है। पैसे वैसे का लेन देन वगैरह का हिसाब कौन देखता है? मुंशी जी। तो उस हिसाब से याद कर लेना आप लोग कि भाई ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी कौन संभालता है? के एम मुंशी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी कौन देख रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी मैंने बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और जो हेड होगा वही तो फाइनेंस देखेगा। जो फाइनेंस होगा, जो घर का हेड होता है उसी के हाथ में होता है। तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक था हाउस कमेटी, ठीक है, वो पत्ताबाई सीतारामैया देख रहे थे। ये याद हो जाएगा आप लोगों को, कोई हार्ड नहीं है। हाउस कमेटी आप लोग देख लेना, पत्ताबाई सीतारामैया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट माइनर कमिटीज थी। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी अब तक की, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। यही ड्राफ्टिंग कमेटी रिस्पॉन्सिबल थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के रिकमेंडेशंस पे रीडिंग्स हुआ करती थी, डिस्कशंस हुआ करते थे कि भाई क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग आगे लाएंगे, ठीक है, क्या क्या हम लोग इसमें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उन डिस्कशंस के बेसिस पे ही फिर फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ, और फिर लास्ट रीडिंग के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। तो अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, मतलब बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके 14 दिन बाद, ठीक है। चेयरमैन इसके थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान रहे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बेसिस के हिसाब से, क्योंकि इन्हीं का ही बहुत बड़ा योगदान है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। फिर मेंबर्स जो थे वो आप लोग याद करना कि भाई गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है। के एम मुंशी जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी मैंने आपको भी बताया। एम सादुल्ला मतलब मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला। एन माधवराव, जिन्होंने बी एल मित्तर की जगह ली थी, ठीक है। टी टी कृष्णमाचारी, मैंने आपको बोला था वो एक नाम आएगा टी टी कृष्णमाचारी, आप वी टी कृष्णमाचारी से कंफ्यूज मत करना। वी टी कृष्णमाचारी वाइस प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। टी टी कृष्णमाचारी जो है मेंबर है किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। इन्होंने रिप्लेस किया था डीपी खेतान को, और एक और नाम है अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर। याद कैसे कर सकते हैं? ऐसे याद कर सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो आप लोगों को ये नोटिस होगा कि ये जितने भी नाम है ना, ये कृष्ण भगवान के नाम है ना। जो जो कृष्ण भगवान है इन्हीं के नाम पे ये जितने भी नाम है, ठीक है। जैसे गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, ये भी कृष्ण जी का नाम है, ठीक है। अल्लाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, टी टी कृष्णमाचारी, ठीक है, ये एन माधवराव, ये, ठीक है। तो ज़्यादातर आप रिलेट करके देखेंगे ये कृष्ण भगवान के नाम पे ही नाम है। बस दो अलग नाम है, एक है के एम मुंशी और एक है मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। आसान है याद करना, हो जाएंगे याद, है ना। एक दो बार और देखना, याद हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन ये ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ 29 अगस्त को। अब उसके बाद क्या हुआ कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा फ्रेमवर्क तैयार किया गया, है ना, 1948 में। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस थे वो लोगों को भी भेजे गए। पीपल ऑफ इंडिया ने भी उसको देख लिया था पहले कि हाँ भाई ये इसके प्रोविजंस हैं, अप्रूवल के लिए जो जो आपको लगे वो देख लो आप, और नहीं तो कोई अगर आपको इसमें सुधार लगता है वो सुधार पॉइंट्स के रूप में भेज दो कि भाई ये सुधार है, ठीक है। सबसे पहले लोगों को भेजेंगे इंडिया के, फिर वापस इसको लाया गया यहाँ पे खुद के पास। अब जो फर्स्ट रीडिंग हुई थी ना इससे रिलेटेड, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी जो फर्स्ट रीडिंग हुई थी वो हुई थी 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। तो 4 नवंबर 1948 को इसकी फर्स्ट रीडिंग हुई थी। फिर इसकी सेकंड रीडिंग बहुत लंबी चली, ठीक है। और उसकी सेकंड रीडिंग पे पहले नॉर्मल पॉइंट, फर्स्ट रीडिंग में एक नॉर्मल पॉइंट्स बताए कि हाँ या ये रखेंगे। फिर सेकंड रीडिंग में उन पॉइंट्स पे जो पॉइंट्स बताए थे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ था कि भाई हाँ ये हम डालें कि नहीं डालें कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। बहुत बड़ी हुई थी सेकंड रीडिंग, कम से कम 1 साल करीब करीब चली थी,
ठीक है, जिसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ था कि हाँ ऐसे 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 करते हैं। और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मतलब सहमति से, आपसी सहमति से निर्णय लिए गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग हुई थी 4 नवंबर 1948 को। सेकंड रीडिंग मैंने आपको बताया था बहुत लंबी चली थी। अब जो फाइनल रीडिंग थी ना, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। फाइनल रीडिंग और उसके साथ भी फाइनल बार जो आखिरी बार वोटिंग हुई थी, ठीक है, वो हुई थी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। यहाँ पे आप लोग 1949 कर लीजिएगा। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को फाइनल रीडिंग और वोटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इसे। फाइनल रीडिंग और वोटिंग जो हुई थी वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को हुई थी। 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। क्या कर लिया था? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। और इस वजह से हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं टू सेलिब्रेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को 284 मेंबर्स ने इस पे साइन किया था। ठीक है, 15 आर्टिकल्स उसी दिन कमेंस कर लिए गए थे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थे, वो थे सिटीजनशिप, ठीक है, और इलेक्शन से रिलेटेड। ये कुछ आर्टिकल्स थे जो हमने उसी दिन अडॉप्ट कर लिए थे, डैट इज ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। टुक 2 years 11 months 18 days इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जब से ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 से लेके और 26 नवंबर 1949 तक टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और 11 सेशन हुए इसके और 165 मीटिंग्स हुई। ठीक है, मतलब टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 नवंबर 1949 को। इस अंतराल में टोटल 11 सेशंस हुए और 165 मीटिंग्स हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। जो 11 सेशन है, सेशन क्या होता है? सेशन होता है जैसे बजट सेशन होता है, ठीक है, विंटर सेशन होता है, स्प्रिंग सेशन होता है, वो होता है सेशन। मतलब कुछ महीनों का अंतराल। जैसे बजट सेशन आप देखोगे तो ये होता है 31 मार्च से लेके, मतलब शुरू होता है जब से बजट का वो आता है। मतलब इसे देख सकते हैं कि फरवरी से अप्रैल तक का ये सेशन होता है बजट सेशन। ठीक है, विंटर सेशन होता है नवंबर दिसंबर तक का। तो एक सेशन एक कुछ महीनों का होता है ना। और मीटिंग एक दिन की होती है। तो टोटल 165 मीटिंग हुई और 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, अब इसमें कुछ बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, क्या था कि 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हो गई इंडिया। ठीक है, इंडिया ने इंडिपेंडेंस इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी 15 अगस्त 1947 से पहले। और वो सेकंड कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस पे काम कर रही थी। ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन बॉडी बन गई, है ना। अब ये खुद के तरीके से काम कर सकती थी। ठीक है, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन बॉडी बन गई, ठीक है, अब ये
सेकंड कैबिनेट मिशन के रूल्स पे, अब ये सेकंड कैबिनेट मिशन के रूल्स पे नहीं काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन बॉडी बन गई और सेकंड कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस पे अब ये काम नहीं करेगी। तो उस दौरान क्या हुआ कि ये डुअल रोल निभाने लग गई। ठीक है, ये डुअल रोल निभाने लग गई। डुअल रोल कैसे निभाने लग गई कि एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बन गई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये लेजिस्लेचर की तरह भी काम करने लग गई, क्योंकि उस टाइम तो कोई हमारी पार्लियामेंट गठित नहीं हुई थी, प्लस इलेक्शंस डायरेक्टली हुए नहीं थे, या जो भी आपको पता ही है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 15 अगस्त 1947 के बाद, आफ्टर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो वो एक सॉवरेन बॉडी बन गई। ठीक है, खुद के तरीके से या खुद से डिसीजन ले सकती थी आज़ादी से। अब इस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है अधिकार नहीं था, और उसके बाद ये डुअल रोल निभाने लग गई। एक तो थी ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम भी कर रही थी, एक ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करनी थी, यानी कि लेजिस्लेचर मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी की तरह भी यही काम कर रही थी। कानून बनाने का काम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कर रही थी। अच्छा, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी थी तब इसके जो प्रेसिडेंट थे, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक सेकेंड, मैं लिखता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन बॉडी। ठीक है, दो काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी और लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी थी तब इसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेकिन जब ये लॉ मेकिंग बॉडी थी तब इसके प्रेसिडेंट थे, या ऐसे कह लें कि स्पीकर थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जी.वी. मावलंकर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने आपको बताई है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो एक सॉवरेन बॉडी बन गई, ये डुअल रोल करने लग गई, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम और एक लॉ मेकिंग बॉडी। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी, जब इसके प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब ये लॉ बनाती थी, जब इसके प्रेसिडेंट या यूँ कह स्पीकर होते थे जी.वी. मावलंकर, जो कि फर्स्ट स्पीकर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दूसरे फैक्ट्स देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल था, हमने एलिफेंट लिया गया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि इसकी इतना बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इतनी बड़ी साइज़ है, इसलिए आप लोगों ने इसका जो सिंबल है एलिफेंट को चुना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और एलिफेंट जो है एक रिलीजियस सिंबल है। ठीक है, अच्छा शुभ माने जाते हैं, इस वजह से एलिफेंट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सिंबल के रूप में लिया गया लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने, ना कि इसलिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था वो हैंड रिटन था, कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हैंड रिटन था। ठीक है, हाथ से लिखा गया था, और हाथ से इसे जो लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसने लिखा गया था? वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन इंग्लिश बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इटैलिक फॉन्ट में लिखा गया था ये। ठीक है, जो इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जो कि हैंड रिटन था, उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया था बसंत कृष्ण जी ने। ठीक है, कैलीग्राफी इसकी करी थी नंदलाल बोस ने। कैलीग्राफी का मतलब होता है कुछ अलग से चित्र वगैरह डालना या वो, तो वो जो कैलीग्राफी करी थी नंदलाल बोस ने। प्रियम्बल की कैलीग्राफी करी थी ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने। प्रियम्बल क्योंकि हमने क्या हुआ था कि लास्ट में बनाया था, हाँ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला पहले गया है लेकिन लिखा लास्ट में था। ठीक है, तो उसकी कैलीग्राफी बाद में हुई थी, इस वजह से जो प्रियम्बल की कैलीग्राफी थी वो ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने किया था। इस पे एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि प्रियम्बल की कैलीग्राफी किसने करी थी और कॉन्स्टिट्यूशन की कैलीग्राफी किसने करी थी, तो ये मैंने दोनों आपको बता दिए। सेक्रेटरी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे HVR अय्यंगर। ठीक है, स्पीकर के पास में कुछ ऐसे आपने देखा होगा पार्लियामेंट में, जो लोकसभा राज्यसभा में,
कि सेक्रेटरीज बैठते हैं, तो उस टाइम जो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे HVR अयंगर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ सॉवरेन बॉडी आफ्टर 15 अगस्त 1947। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और देख लेना आप लोग। 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। उसी दिन 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम अडॉप्टेड। ठीक है, और लास्ट मीटिंग थी ये 24 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है 25 जनवरी 1950, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 भी एक इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ। अब मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त 1947 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन बॉडी बन गई थी। उसके बाद आप लोग ये देखना कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो डिवाइड भी हो गया था। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान बन गया, वेस्ट पाकिस्तान बन गया जो आज का प्रेजेंट बांग्लादेश है, और एक इंडिया बन गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ भी नेचुरली कम हुई होगी। तो इसकी जो स्ट्रेंथ जो पहले 389 थी, ठीक है, अब इंडिपेंडेंस के बाद इसकी स्ट्रेंथ हो गई 299। ठीक है, अब उन 299 मेंबर्स में से 292 आएंगे प्रोविंसेस से। अच्छा, ये जो चीज़ें डिसाइड हुई थी ना कि कितने, अब ये 389 से 299, ये खुद अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही डिसाइड की थी। ये जो 389 मेंबर्स थे सेकंड कैबिनेट मिशन ने डिसाइड किया था, बट अब 299 मेंबर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही डिसाइड किया था कि ये प्रोविंसेस से आएंगे। तो 299 में से 292 प्रोविंसेस से आएंगे। ठीक है, और जो 70 थे वो प्रिंसली स्टेट से रहेंगे। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है चीज़ देखने वाली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्फोर्स कर लिया था। 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट किया, कुछ प्रोविजंस अडॉप्ट किए, लेकिन 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली हमने एनफोर्स कर लिया था। जितने भी प्रोविजंस थे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने उसी दिन एनफोर्स कर लिया था। ठीक है, और उसी दिन हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक का मैंने आपको बता ही दिया कि हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्ट होता है। ठीक है, इलेक्टेड होता है। इस वजह से हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950 को इलेक्ट हो गए थे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने आपको बताया कि 24 जनवरी 1950 इसकी लास्ट डेट थी एज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। लेकिन टिल 1952 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, बट 1952 के बाद इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें देखने वाली। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी। ठीक है, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड पुट की, किन किन ने पुट की, है ना, कितने मेंबर्स थे। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग का कितना रोल था, क्या था, वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये भी आपको समझ में आएगा कि क्यों हम 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम 125th बर्थ एनिवर्सरी मना सकें डॉक्टर BR अम्बेडकर की। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप लोग देख लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, थैंक यू सो मच।